ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कॉस्ट शीट। आज की वीडियो में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, कंसेप्ट्स देखेंगे और फिर उसका फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे बनाया है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट में उनकी लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कॉस्ट शीट। आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। जो एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आएंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ टॉपिक्स समझ लेते हैं पहले। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं या सिंगल प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन करती हैं। जैसे सीमेंट की कंपनी हो सकती है, शुगर की कंपनी हो सकती है, स्टील की कंपनी हो सकती है। तो वो लोग एक ही तरह के सेम प्रोडक्ट बनाते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो वो जो प्रोडक्ट का उनको कॉस्ट निकालना पड़ता है यूनिट के हिसाब से। तो वो जो कॉस्टिंग निकालने का तरीका होता है उसी को हम लोग यूनिट कॉस्टिंग या हम लोग सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं। जो ये सिंगल कॉस्टिंग आउटपुट कॉस्टिंग होती है वो यूनिट कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है। अब जब यूनिट कॉस्टिंग का हम लोग बोलते हैं ना कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो हमको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों पे आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट नोट आ सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आप लोग को समझा दिया कि सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग किसको बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो कंटिन्यूसली एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती रहती हैं, उनके लिए ये हम लोग को यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग यूज़ होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन मकसद उन लोग का रहता है कि भाई जो भी यूनिट उन लोग बना रहे हैं, एग्जांपल यूनिट्स जो हो सकती हैं हर इंडस्ट्री के हिसाब से, हर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उसके एग्जांपल्स हम लोग थोड़ा आगे चल के देखेंगे। तो हम लोग को हर यूनिट का, जैसे एग्जाम्पल हम लोग शुगर की बात करें तो हर केजी ऑफ शुगर, एक केजी शुगर हम लोग को कितने में बनी, कितना उसका कॉस्ट पड़ा, वो हम लोग को निकालना पड़ता है। इसलिए हम लोग को यूनिट कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर आप लोग देखें तो उसने लिखा भी देखो, नेचुरल जो आउटपुट मेजरमेंट होता है नॉर्मली हम लोग का टन्स में होता है, किलोग्राम में होता है, लीटर में होता है, मीटर में होता है, बैरल्स में होता है, सेक्स में होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स यूनिट के। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे यूनिट कॉस्टिंग बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम लोग को आगे चल के मतलब सेमेस्टर 6 में प्रोसेस कॉस्टिंग भी सीखना है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, या उसका जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ आपको यूनिट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आप लोग को समझने के लिए है। आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैंने आप लोग को बोला है कि ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए मेरा स्कॉलर जिला वाला, उससे आप लोग को ये नोट्स वगैरह मिल जाएगी। जैसे भी आप लोग टन्स में देखेंगे तो स्टील को, शुगर को, लाइमस्टोन को, सीमेंट को वगैरह, ज़रूरी नहीं है सेम हो। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी अपना अपना अलग अलग मेजरमेंट यूज़ करती है, लेकिन जनरली ये चीज़ होती है। केजी में वो लोग पेपर को, यान को किलोग्राम में लेते हैं। फ्लोर मतलब जो आटा वगैरह होगा तो उसको लोग भी सैक्स के हिसाब से लेते हैं, मतलब बोरी के हिसाब से लेते हैं। अब अगर बियर है, वाइन्स है तो लोग बैरल के हिसाब से लेते हैं। और क्या बोलते हैं आप लोग जो पेट्रोल वगैरह को भी बैरल से काउंट किया जाता है, क्रूड ऑयल को बैरल से काउंट किया जाता है। ब्रिक्स में पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेट करते हो लोग, मतलब ईंट वगैरह। फिर नेक्स्ट कपड़े जो रहते हैं मीटर वगैरह में काउंट होते हैं। ये आप लोग की यूनिट्स वगैरह दिया हुआ है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जब आप लोग का बोलते ना टॉपिक आएगा तब आप लोग को कराऊंगा, ताकि आप लोग को क्या बोलते हैं समझने में आसानी हो। और वैसे भी बहुत सिंपल है, इसका कोई इतना खास उतना डिफ़िकल्टी नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं इसके फॉर्मेट पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट शीट में फॉर्मेट। तो कॉस्ट शीट जो है धीरे धीरे, अब कॉस्ट शीट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है पहले बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोग के लिए कि एक चिप्स की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? चिप्स की। तो उनको कॉस्ट निकालना पड़ता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट पड़ा। फिर उसके हिसाब से ही हमको उसका सेलिंग प्राइस रखना पड़ता है, कितना हम लोग को प्रॉफिट करना है, और उसके बाद हम लोग को सेलिंग प्राइस करना रहता है। तो इसलिए हम लोग को कॉस्ट शीट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। और जो कॉस्ट शीट होती है पर्टिकुलर प्रेडिकल होती है, मतलब वो एक दिन की भी हो सकती है, एक वीक की हो सकती है, मोस्टली एक साल की होती है, 3 महीने की होती है। तो वो अलग अलग हो सकती है। तो अब कॉस्ट शीट के एलिमेंट्स क्या क्या है, कैसा उसका फॉर्मेट है, क्या क्या उसका बोलते ना कंटेंट है, वो आप लोग को समझने के लिए प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो एकदम आपको इजी लगेगा। हर चीज़ को खाली आप लोग दिमाग में ध्यान में रखना कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल क्या लिया कि हमारी फैक्ट्री किस चीज़ की है, चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है।
अब आप लोग नॉर्मली अगर सोचेंगे तो फॉर्मेट दिमाग में रखते जाइए और सोचते जाइए कि अगर चिप्स बनाने की फैक्ट्री है तो आप लोग को क्या बनाना है, चिप्स बनाना है। अब चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, तो उसके लिए क्या लगता है आपको, पोटैटोज, आलू लगेंगे आपको, बराबर ना। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी चीज़ डायरेक्टली लग रही है, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। तो आप लोग के लिए जो पोटैटो है वो आप लोग क्या है, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, बराबर है। अब जो पोटैटोज है आपके पास, आलू जो आपके पास पड़े हुए, वो उसका पूरा कॉस्ट निकालना है आपको, क्योंकि आप लोग कॉस्ट शीट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कॉस्ट शीट में कि हर एक चीज़ कॉस्ट है, खर्चा है, तो हर एक चीज़ ऐड होती आएगी। खर्चे का कुछ अपोजिट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब अगर वो खर्चा अगर यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। या आपका कोई इनकम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें जनरली क्या करना है, कॉस्ट को प्लस करते 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 आपको सेल्स तक पहुंचना है। तो कॉस्ट है तो सब क्या रहेंगे, सब खाली प्लस ही होते आएंगे, जितने भी कॉस्ट आते आएंगे। अगर उसका रिवर्स होता है, इनकम आ गई, या कोई वो चीज़ आपने ये वक्त में या वो पीरियड के लिए आपने यूज़ नहीं करे, तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे आप लोग लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल आपको कंज्यूम निकालना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ डायरेक्टली पोटैटो नहीं रहेगा, पोटैटो का बहुत सारे कंटेंट आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें समझना पड़ेगी। जैसे एग्जांपल आप समझ लो, आज आपने फैक्ट्री मतलब कल आपने क्लोज कर दिया था अकाउंटिंग, और आज से आप लोग नई अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आज से मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट करें, प्रोडक्शन तो पहले से आपका चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, कल का कुछ ना कुछ आपके पास बचा होगा, तो कल का क्लोजिंग आज का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो पहले ओपनिंग आज से मतलब इस पीरियड में, जो समझ एग्जाम्पल ये वीक का है, तो ये वीक में कल का जो क्लोजिंग था, आज का ओपनिंग बना, वो आप लोग यूज़ करोगे ना, तो ओपनिंग यूज़ करने वाले हो, इसलिए उसको आप लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसमें क्या करोगे आप लोग, ये वीक में जो खरीदोगे वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपका खर्चा है, तो प्लस हो जाएगा। नॉर्मल सोचना है, मतलब जो आलू आपके पास पड़ा हुआ था कल का, वो आप लोग यूज़ करोगे, जो आप और ख़रीद के लाओगे वो भी यूज़ करोगे, तो ये आपका दोनों आ गया परचेज। फिर क्या करोगे, जो आलू खरीदने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ा, वो भी आप लोग क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे, वो भी आपका खर्चा है उसके लिए, तो वो भी ऐड कर लिया आपने, बराबर है। अगर आपका कोई क्या बोलते हैं उसमें बच जाता है, जैसे एग्जाम्पल ये वीक का एंड हो गया, तो आपने उस प्रोडक्ट को, उस आलू को यूज़ नहीं किए होंगे ना, क्योंकि जो यूज़ किया आपने वो आपने ऐड कर लिए, जो यूज़ नहीं करेंगे, जो बच गया वो तो अगले वीक में, मतलब अगले वीक में जाएगा ना, क्योंकि हम लोग वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, तो अगले वीक में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये वीक में क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वीक में वो खर्चा लगने वाला नहीं है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही खर्चा लेना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे कल का बचा हुआ, तो मतलब पिछले वीक का बचा, तो ये वीक में तो हम लोग यूज़ करें उसको, कुछ और खरीदे तो ये वीक में यूज़ करें। अगर लेकिन उसमें से कुछ बच गए तो आपने ये वीक में यूज़ नहीं करे, वो अगले यूज़ होगा, तो इसमें से क्या करोगे, ये वीक के इसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। इसलिए क्लोजिंग को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। ये सब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, कच्चे माल की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग यहाँ पे पोटैटो यूज़ करें हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हमारी चिप्स की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा आपका पूरा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो ये आपका एक कंटेंट हो गया पहला। सिंपल सी बात है ना, जो आपने चिप्स बनाए उसके लिए पहले क्या लेगा, डायरेक्ट मटेरियल लेगा। फिर सिंपल सी बात है, उसके ऊपर आप मजदूर लगाओगे, तो जो उस पर डायरेक्टली काम कर रहा है, मतलब जो उसको तल रहा है या जो उसको बोला बना रहा है, उसको आप लोग पगार दोगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। तो ये दो कंटेंट हो गया। तीसरा कंटेंट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसके ऊपर कुछ आप लोग को डायरेक्ट खर्चे लगते होंगे, जैसे चिप्स के अंदर तो इतना खास चीज़ें नहीं लगती है, लेकिन अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसकी बात करेंगे, कोई पेन वगैरह की बात करेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग का रिमोट वगैरह, मोबाइल वगैरह, तो उसके आप लोग का अलग से मोल्ड्स लगते हैं। तो स्पेशल अगर मोल्ड लगेंगे तो आप लोग को उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लगाना पड़ेगा। पावर यूज़ होता है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल वोल्टेज वाली रहती है, लेकिन जो हाई वोल्टेज रहती है वो आपको प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी आप लोग का क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, तो वो आप लोग बोल सकते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई आपकी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को आपको ऐड करना है। अब डायरेक्ट मटेरियल का अंदर का कंटेंट मैंने आप लोग को समझा दिया क्या क्या हो सकता है। जो मटेरियल आपने लाए, जिसमें आप लोग को रॉ मटेरियल बताया था, रॉ मटेरियल आपका क्या है, आलू, पोटैटो, बराबर ना। तो उसको लाने, उसका जो ओपनिंग था, परचेज़ किए, उसमें जो और खर्चा करे तुमने लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, और जो बच गया उसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, क्योंकि ये पीरियड का खर्चा नहीं रहेगा वो। तो इस तरह से आप लोग का आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो आ गया आपका प्राइम कॉस्ट A प्लस B प्लस C। तो इस तरह से आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो याद रखना, तीन चीज़ें आप लोग को निकालना है उसमें, ठीक। अब नॉर्मली सोचिए कि आपका एक प्रोडक्ट बन गया ऑलमोस्ट,
बराबर है। लेकिन बनने के बाद क्योंकि आपने उसके ऊपर मटेरियल यूज़ कर लिया, लेबर यूज़ कर लिया और जो उसके एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले वो यूज़ हो गए, तो प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया। रेडी होने के बाद फैक्ट्री के अंदर ही रहता है, उसके ऊपर और भी खर्चे होते हैं। ये तो डायरेक्ट वाले हो गए, फैक्ट्री के और खर्चे होते हैं, सिर्फ ये प्रोडक्ट के खर्चे नहीं है। वो जो चिप्स बनाने के लिए, चिप्स तो बन गया बराबर है, लेकिन अभी उस पर और भी खर्चे करना बाकी है। तो क्या क्या खर्चे होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी वर्क कॉस्ट नहीं, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, वहाँ का वॉचमैन हो सकता है, उसका रेंट हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो वो सब आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही है। एग्जाम्पल याद रखना कि भाई स्टार्टिंग में जो लगी वो, उसके बाद वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही है। एक बोलते ना सिनेरियो बना लियो कि भाई आपकी चिप्स की फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में अभी तक वो प्रोडक्ट है, तो फैक्ट्री के जो भी और खर्चे रहेंगे, फैक्ट्री के जो भी खर्चे रहेंगे वो सब आप लोग क्या कर लेंगे, उसमें वर्क ओवरहेड की कैटेगरी या फैक्ट्री ओवरहेड की कैटेगरी में ऐड कर लेंगे। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। अब क्या करना है आपको, जो स्क्रैप, अगर आप लोगों ने कुछ स्क्रैप बचता है, जैसे होता ना कि मतलब उसमें से कुछ आलू खराब निकल गया, उसको बेच के कुछ आपको पैसा अगर मिल जाता है, तो उसको आप लोग क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जितने भी खर्चे होते आएंगे आप लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करना है। लेकिन जितना भी आपका इनकम हो जाएगी उसको आप लोग क्या करना है, माइनस करना है। तो ये स्क्रैप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप लोग इसको जो आपका खर्चा क्या हो जाएगा, अगर पैसा आप लोगों ने किसी चीज़ कमा लिया तो खर्चा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी फैक्ट्री का ही स्क्रैप है ये। अब आता है उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। अब बहुत स्टूडेंट को समझ में आता है कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपका चिप्स तो बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी तक वो पूरा पैक नहीं हुआ है या पूरा रेडी नहीं हुआ है, मतलब पैकेट में पैक करके उसको सील करके वगैरह वो रेडी नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस है उसके ऊपर। या उसमें मसाला मिलाना बाकी है, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं तो उसके हिसाब से, तो उसके ऊपर काम बाकी है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो आपका कल का भी जो बचा हुआ मटेरियल है, जो वो पूरा रेडी नहीं हुआ है, पिछले वीक का, मतलब कल का मतलब पिछले वीक का, तो वो बचा होगा, तो आप लोग क्या कर लोगे, ये वीक में यूज़ कर लोगे, इसलिए उसका जो कॉस्ट था ये वीक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो ये वीक में एंड में जो इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब जो आप लोग ये बन के रेडी नहीं हुआ, तो वो ये वीक में मतलब यूज़ नहीं हुआ उसका खर्चा, क्योंकि वो अगले वीक में जाएगा, क्योंकि अगले का ओपनिंग बनेगा, इसका क्लोजिंग, तो इसका क्लोजिंग क्या कर लोगे आप लोग, माइनस कर लोगे। तो ये रूल वही है, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया आप लोग को कि अगर वो रॉ मटेरियल रहेगा तो उसको आप लोग को डायरेक्ट मटेरियल में लेना है, और अगर वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो उसको किस में लेना, फैक्ट्री में लेना है, क्योंकि वो फैक्ट्री में ही उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है। खाली याद रखना कि ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग क्या करना है, लेस करना है। तो ये सब करने के बाद अब याद रखना, एक चीज़ बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि भाई जो मैंने सबको प्लस में लिख लेते हैं, लेकिन याद रखना जो चीज़ आपको माइनस करना है उसको हमेशा ब्रैकेट में शो करना, ताकि एग्जामिनर को भी समझे और आपको भी फटाफट सॉल्व करने में गलती नहीं हो, क्योंकि ब्रैकेट में है मतलब माइनस करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अब ये सब करने के बाद मतलब प्राइम कॉस्ट में आपका फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद, ये माइनस करने के बाद, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करने के बाद जो आपका बचेगा वो आपका क्या रहेगा, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ये दोनों आइडेंटिकल है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है या वर्क ओवरहेड है उसको इससे कंबाइन कर लेते हैं, तो दोनों चीज़ अलग है, वो ओवरहेड से और ये क्या है, कॉस्ट है, ठीक है ना। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया है, फैक्ट्री के अंदर रेडी हो गया है पूरा, मतलब उसका पूरा रेडी होके भी उसके ऊपर जो है ना वर्किंग प्रोसेस वगैरह तो सब कुछ खत्म हो गया, अब उसका पूरा रेडी हो गया वो। तो ये हो गया हम लोग का फैक्ट्री के सारे चीज़ें खत्म हो गई, फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। अब सोचिए कि फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया है, अब वो जो फैक्ट्री से जब वो सेलिंग के लिए जाता है या आपके स्टोर्स वगैरह में जाएगा या ऑफिस में आएगा, तो उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी उसके लिए बहुत सारी खर्चे करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, क्वालिटी चेक होता है। तो क्वालिटी चेक आप लोग क्या कर लेंगे, क्वालिटी चेक होगा क्योंकि फैक्ट्री से बाहर आ रहा है वो, तो क्वालिटी चेक होता है, तो वो क्या करेंगे उसमें ऐड कर लेंगे आप लोग, क्योंकि वो कॉस्ट रहेगा क्वालिटी चेक करने का। फिर होता है कभी कभार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट, आपने वो रिसर्च करे कि भाई कुछ नया तरीका लेके आते हैं, नया कुछ फ्लेवर लेके आते हैं, जो भी वटेवर, तो वो आप लोग इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो अभी आपका कॉस्ट है। फिर उसके बाद आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो ऑफिस के खर्चे लगते हैं आप लोग को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अब वो ऑफिस में आ जाएगा तो उसके जो भी खर्चे लेंगे उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये सब खर्चे मिलाने के बाद, तो देखो इसमें पूरा सीक्वेंस है, पहले प्रोडक्ट आपने माल लाए, उस पर लेबर यूज़ किए तो डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर जो उससे जुड़े हुए डायरेक्टली खर्चे थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपने ऐड करें, तो आपको मिल गया प्राइम कॉस्ट। फिर आप वो चीज़ कहाँ पे रहेगी, वो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा था वो कहाँ था, फैक्ट्री में था, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे भी क्या कर लोगे उसमें आप लोग ऐड कर लोगे, बराबर ना। हाँ, अगर फैक्ट्री में कोई स्क्रैप बेच के कुछ इनकम हो तो उसको माइनस करना है, बराबर है। याद रखना कि फैक्ट्री में ही आपका वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी स्टॉक पड़ा रहता है, क्योंकि वो आपका कुछ काम हुआ था, आधा काम हुआ था, आधा काम बाकी था, मतलब आधा नहीं, पार्शियली काम हुआ था, थोड़ा हुआ था, थोड़ा बाकी था। तो आप लोग क्या करते हो, ओपनिंग वाला आप लोग ये
वक्त में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वो कल तो पिछले हफ्ते नहीं इस्तेमाल, तो ये हफ्ते इस्तेमाल होगा, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं ऐड कर लोगे। और जो बच जाएगा ये वीक के एंड पे तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो उसको क्या करोगे माइनस करोगे, तो हो गया फैक्ट्री का काम खत्म। अब फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर आएगा तो पहले क्या करते हैं आप लोग, उसको क्वालिटी चेक होता है, तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बराबर है। फिर उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहता है, तो उसका कॉस्ट भी यहीं लेना है। फिर उसके बाद वो कहाँ आ जाता है, ऑफिस में आता है, तो ऑफिस के कॉस्ट, ऐसा सीक्वेंस याद करोगे हम इजी लगेगा। तो ये सब कॉस्ट है, तो सबको ऐड करके मतलब आपका जो फैक्ट्री कॉस्ट था या वर्क कॉस्ट था उसमें ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब पूरा प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया, ये आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। यहाँ तक बहुत चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है TY-BCom के लिए या BAF के लिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ज़्यादातर आता नहीं है, मोस्टली बहुत लोग यही पढ़ाते डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे आगे तो आप लोग को उसमें डिटेल और चीज़ें आती हैं, और भी बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर CA वगैरह लोग के लिए, इंटर वगैरह के लिए, लेकिन मैं अपने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज जाएंगे क्योंकि आपका बेस अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कॉस्ट फिनिश हो गया, मतलब आपके ऑफिस तक पूरा प्रोडक्ट आ चुका है, अब प्रोडक्ट पूरा रेडी हो गया एकदम, सब चीज़ें उसमें हो गई बराबर, ऑफिस के खर्चे भी हो गए। अब वो आ रहा है तुम्हारे सेलिंग के लिए जाने वाला है वो बराबर है, लेकिन सेलिंग में जाने से पहले अब वो प्रोडक्ट क्या हो गया है, फिनिश गुड। तो याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ये आप लोग का यूनिट प्रोड्यूस रहता है, मतलब आप लोगों ने प्रोडक्शन किए थे प्रोड्यूस तक। अब जो आएगा वो आप लोग सेल्स के हिसाब से लेने वाले हैं। ये कंसेप्ट आगे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आप लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट रेडी हो गया तो आपके पास सिंपल जो रेडी प्रोडक्ट है वो आपने बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ रेडी प्रोडक्ट आपके पास पहले से अवेलेबल होगा, उसका ओपनिंग स्टॉक होगा, मतलब पहले से बचा होगा। तो वो पिछले बार का क्लोजिंग है तो ये बार का ओपनिंग रहेगा, तो वो आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। और जो आप लोग ने ये वीक के एंड तक बेच के नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वो अगले वीक में काम है, क्योंकि अभी तक बेच के हुआ नहीं बराबर ना, तो उसको क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आप लोग को ओपनिंग फिनिश गुड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्ट रेडी हो गया है पूरा, अब वो मतलब फिनिश गुड बन चुका है। फिनिश गुड बन चुका तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग फिनिश गुड जो बचा रहेगा वो हम लोग ये वीक में यूज़ करने वाले, जो क्लोजिंग रहेगा मतलब जो बच जाएगा, जो बचा हुआ मतलब ऐड करें, मतलब पिछले वीक का है वो, और जो बच जाएगा ये वीक का तो आप लोग क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, क्योंकि वो अगले वीक में जाएगा, ये वीक में यूज़ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग उसको ओपनिंग फिनिश गुड प्लस करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर आ जाता है आप लोग का COGS, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या आ गया आप लोग का, सेलिंग के हिसाब से आ गया, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट क्या करे, सेल करे, वो ही इधर आएगा। वहाँ पे प्रोड्यूस तक था और यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आएगा। ठीक है, मतलब जो आप लोग गुड्स क्या करने वाले, बेचने वाले, वहाँ तक प्रोडक्शन था, यहाँ से क्या हो गया, सेल्स हो गया, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट क्या बोलते बिका नहीं उसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिए हो, इसलिए आप लोग यहाँ पे सेलिंग का ही आप लोग सेल्स वाला ही निकालते कि कितना आपने बेचे। ठीक है, आप एकदम सिंपल सी बात है, बेचने वाले प्रोडक्ट बेचने के लिए आप लोग को क्या लगता है, सेलिंग कॉस्ट लगता है, तो नाम ही लिखा देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो याद रखना सोल्ड के बाद आप लोग कौन सा लगेगा, सेलिंग कॉस्ट लोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो आप लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, एकदम सिंपल है, उसमें आप लोग को प्रॉफिट ऐड करना है और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कभी कभार क्या होता है, आप लोग को सेल्स दिया जाता है, आप लोग को बोलता है इतना प्रॉफिट कमाना है, तो आप लोग इसमें ऐड कर लोगे। सेल्स दिया है तो सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, आप लोग का प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा। लेकिन कोई कॉस्ट शीट बनाता है तो उसमें लॉस नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादातर प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं या निकाल रहे तो हो सकता है कि लॉस हुआ होगा, लेकिन मोस्टली कोशिश ये रहती है कि कॉस्टिंग करने का मकसद ये होता है कि हम लोग को लॉस नहीं हो। अब इसमें क्या हो गया कि हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉस्ट को इंक्लूड किए, कोई कॉस्ट को छोड़े नहीं है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट फॉर्मेट भूल जाते हैं, तो फॉर्मेट भूलने का बोलता सवाल ही ना आना चाहिए, एकदम सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। जैसे आप लोग देखेंगे तो पहले प्रोडक्ट स्टार्ट से आप लोग अगर समझेंगे तो आप लोग को समझेगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया चिप्स, तो चिप्स में पहले क्या लगेगा आप लोग के लिए, पोटैटोस, आलूस, तो वो क्या आप लोग का मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली इस्तेमाल होने वाला है, बराबर है। फिर आप लोग उसके ऊपर लेबर पे करोगे, लेकिन जो कौन सा पेपर लेबर रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा, जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर बना रहा है वो उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, कभी कभार नाम घुमा के आता है तो ध्यान देने का। फिर थर्ड नंबर पे आता है, उससे जुड़े हुए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसका मोल्ड होगा या उसकी रॉयल्टी पे करना पड़ेगी हम लोग को, या उसका अलग चीज़ें हो सकती, पावर वगैरह हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीन मेन एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, इनके बगैर प्रोडक्ट रेडी होने वाला नहीं है।
तो तीनों को मिलाएंगे, मतलब 1 + 2 + 3, तीनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? प्राइम कॉस्ट, बराबर ना? तीनों को मिलाए तो क्या मिल गया आप लोग का? प्राइम कॉस्ट मिल गया। कैसे? ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, तीनों को मिला दिया आपने तो क्या मिल गया आपको? प्राइम कॉस्ट मिल गया, बराबर है? मतलब ये नंबर आपका 4 आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको मिल गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? रेडी हो गया। इन प्रोडक्ट रेडी होने पर कहाँ पर रहता है? फैक्ट्री। जैसे सीक्वेंस याद करो वैसे याद करना तो जल्दी याद होगा। गाने फाने से नहीं याद करने का, लॉजिक रहना चाहिए ताकि आप लोग को समझ में आए कि भाई के कौन सी चीज़ क्यों आ रही है और उसका सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ रहा है। जब आप लोग को प्रैक्टिकली किसी कंपनी में किसी इंडस्ट्री में यूज़ करो तो आपको समझ में आएगा, गाने से नहीं याद होता है, ठीक है ना? मतलब याद करने याद कर लेते लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक समझ में आएगा तो आप लोग को बहुत काम आएगा। तो ये हो गया आप लोग का प्रोडक्ट रेडी हो गया, बराबर है। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद कहाँ रहेगा? फैक्ट्री में ही पड़ा रहता है। तो फैक्ट्री के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट के खर्चे हो गए। अब फैक्ट्री के बहुत सारे खर्च होते हैं, तो फैक्ट्री के भी चीज़ें आप लोग को क्या करना है? उसमें ऐड करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर 5 पे लिख लेते हैं उसको, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। हाँ, दूसरा नाम क्या है उसका? वर्क ओवरहेड भी है, वो याद रखने का। वर्क ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ये याद रखना, क्लियर है। अब वर्क ओवरहेड जो आप लोग का रहेगा वो आप लोग को क्या करना है? सिंपल सी बात है, ओवरहेड से मतलब खर्चे, उसको आप लोग को ऐड करना है, बराबर है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर आप लोग का स्क्रैप आ जाए। क्या आ जाए? स्क्रैप, वो आप लोग को माइनस करना है। लेकिन मैं आप लोग को स्क्रैप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो रहेगा ना, जो मतलब जो एकदम आलू था उसके अंदर उसका भी स्क्रैप निकलता है कभी कभार, लेकिन वो डायरेक्टली बोल के रहता है। मोस्टली आपके TY BCom में ऐसा नहीं आता है कि डायरेक्ट मटेरियल का भी कोई स्क्रैप बच गया। अगर स्क्रैप बचा होगा उसको आप लोगों ने बेचे होंगे, पैसा मिला होगा तो यहाँ से भी उसको माइनस करना था, लेकिन TY BCom के सिलेबस में वो नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई जो आप वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हो उसका स्टॉक आप बेचते हैं, या जो भी आपका स्क्रैप दिया ना, सेल ऑफ स्क्रैप दिया, मोस्टली TY BCom में होता है कि भाई डायरेक्टली उसको फैक्ट्री ओवरहेड में ही क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि आपने उसको बेचे हैं तो पैसा मिला है, खर्चे आप लोग कर रहे थे तो ये पैसा मिल गया, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे? खर्चे कम हो जाएगा ना आपका, क्योंकि पैसा आप लोग कमा लिया थोड़ा आपने, तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कंसिडर करना है तो कर सकते हैं। अभी आप लोग याद रखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही, फैक्ट्री के अंदर ही क्या रहता है? कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहता है जिस पे अभी काम चल रहा था तो वो बचा हुआ था, तो उसको हम लोग क्या करना है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को आपको क्या करना है? उसमें ऐड करना है, और लेस करना है आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, ये माइनस कर लेंगे आप। तो आप लोग का यहाँ तो ऐड कर लेते हम लोग का एक नया एलिमेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब ये कैसे आया? ये ध्यान देने का क्या था? ये आप लोग का प्राइम कॉस्ट, उसमें आपने क्या करे? फैक्ट्री ओवरहेड क्या करे? प्लस कर लिए। फिर आपने क्या करे? वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्या करे? आपने प्लस करे। फिर आपने माइनस करे क्या? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये आ गया आप लोग का अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया आप लोग का वर्क कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट। अब ये आपकी फैक्ट्री से काम खत्म हो गया। फैक्ट्री के प्रोडक्ट बाहर आने से पहले आप लोग क्या करते हैं? उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, बराबर ना। तो जैसे सीक्वेंस याद करो वैसे याद कर लिए। तो 9 नंबर पे आएगा आप लोग का ऐड क्वालिटी कंट्रोल, बराबर है। फिर 10 नंबर पे रहता है आप लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर 11 नंबर पर आपको आता है, बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो ये 3 एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट आने के बाद, ये 3 इसके अंदर ये तीनों को क्या करना है? ऐड करना है, मतलब ये और ये लाइन के बाद, बराबर ना। तो इसके अंदर ये तीनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है, बराबर है। तो एक आपको अमाउंट मिलेगा, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कैसे आया? आपने क्या करे? वर्क कॉस्ट जो था आप लोग का फैक्ट्री कॉस्ट 8 नंबर, उसमें आपने क्वालिटी कंट्रोल प्लस करे खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा प्लस करे, और आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आपने प्लस करे। अभी आप लोग को मैंने क्या बताया था कि मोस्टली क्या होता है? दोनों आता ही नहीं है डायरेक्टली, वर्क कॉस्ट के बाद डायरेक्टली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, लेकिन आप लोग को मैं सिलेबस में है तो मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ, ठीक है।
अब आपके आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑफिस से बन के पूरा रेडी हो गया, मतलब ऑफिस तक हो गया काम, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मालूम पड़ेगा। अब जो प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आता है आप लोग का फिनिश गुड्स, मतलब गुड्स आपका फिनिश गुड रेडी हो गया है। अब सिंपल सी बात है, कुछ फिनिश गुड बिका नहीं होगा, पहले से बचा होगा, तो क्या करेंगे आप लोग, ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड को क्या करेंगे आप लोग, माइनस करेंगे। जो फिनिश गुड आप लोग पिछला बचा होगा तो ये वीक में यूज़ होगा, और ये वीक में जो बच जाएगा वो ये वीक में यूज़ होगा, अगले वीक में तो ये वीक में से क्या हो जाएगा, वो माइनस होगा क्योंकि बच गया वो, तो आप लोग माइनस कर लेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड, ठीक है। तो मतलब ये दो अमाउंट आप लोग, एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है। याद रखना, जिसको माइनस करना है उसको हमेशा कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे मैंने स्क्रैप नहीं मेंशन करा, फैक्ट्री ऑर्डर के बाद स्क्रैप आता है, फैक्ट्री के अंदर ही रहता है वो, याद रखना। अब आते हैं हम लोग क्लोजिंग फिनिश गुड। क्लोजिंग फिनिश गुड हम लोग ने इसमें ओपनिंग ऐड कर लिया, क्लोजिंग लेस कर लिए, तो आगे आप लोग का COGS, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोग को लिख के याद कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। अब आपका अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कैसे आ गया आप लोग का, 12 में आपने 13 प्लस करे और 14 माइनस करे, बराबर है। अब एकदम सिंपल है, क्या वर्ड आ गया आप लोग का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड जो करने वाले आप लोग का कॉस्ट आ गया। अब सिंपल सी बात है, सोल्ड आ गया तो मतलब हम लोग का ऐड करना है आप लोग को क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि आप उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, बराबर ना, तो बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो आप लोग उसमें क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे इसमें। तो आप लोग को एक और चीज़ मिल जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, मतलब एकदम सिंपल। अब इसमें क्या करना है आप लोग को, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करना है और लॉस रहेगा तो क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, सेल्स। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस चलेगा। लेंदी है लेकिन जैसे मैंने आप लोग को स्टोरी टाइप बताया वैसे आप लोग याद करोगे तो आप लोग को बहुत इजीली और बहुत जल्दी याद हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग को एफर्ट डालना पड़ेगा। वीडियो को आप लोग क्या बोलते हैं, रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए और आंख बंद करके या बोलते हैं बुक बंद करके या वीडियो बंद करके आप लोग उसको फॉर्मेट को लिखने की कोशिश कीजिए जैसा मैंने आप लोग को बताया था। और जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। थोड़ा मैंने एडवांस लेवल कर लिया है ताकि आप लोग को हाई क्वेश्चन जो है बोलते ना हाई लेवल का क्वेश्चन है तो भी कवर हो जाए। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं TYBCom में। अब आते हैं हम लोग आगे के पार्ट पे। ये तो हो गया आप लोग का सेल्स तक अपने आगे, बराबर है। अब जब आगे आएंगे तो कुछ और चीज़ें आप लोग को पढ़ना चाहिए जो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग का कॉस्ट शीट में ली जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट शीट में क्या होती है, इग्नोर की जाती है। जो हम लोग ली जाती है हम लोग पढ़ चुके। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कॉस्ट शीट में उसको लेते नहीं हैं। अब आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी दिया हुआ है, वो आप लोग को यहाँ से पढ़ना है कि कौन कौन चीज़ों को कंपाउंड को इंक्लूड करना है, कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता TYBCom स्टूडेंट्स के अंदर, मतलब इतना सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में इसको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपका अभी बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आप लोग खाली याद रखें, ये थोड़ा कुछ चीज़ें याद रखिए कि गोल्डन रूल्स है कुछ एबनॉर्मल आइटम्स के, जैसे एबनॉर्मल स्क्रैप हो गया। एबनॉर्मल मतलब जितना नॉर्मल होता है वो ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो उसको आप लोग को लेना नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मल आइडल टाइम मतलब टाइम ज़्यादा लगा दिया उसने, पेनल्टीज आ गई, फाइन आ गए, लिखा देखो आर नेवर इंक्लूड इन द कॉस्ट शीट, दे आर डायरेक्टली टू दे गो डायरेक्टली टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वो कॉस्ट शीट में नहीं आती है सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती है, डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट आती है, लेकिन कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते ना असाइन करने वाले नहीं हैं, ये चीज़ याद रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना है। हाँ अभी ये चीज़ मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है आप लोग का कि ऐसे आइटम्स और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप लोग को कॉस्ट शीट में लेना नहीं होता है, वो आप लोग देख लेते हैं। अभी एडवांटेज बताया है कि हम लोग को उसका पर्पस क्या है, एडवांटेज क्या है, कॉस्ट शीट का फायदा क्या है, तो लिखा है देखो टोटल पर यूनिट कॉस्ट। हम लोग को हर एक यूनिट का, अब यूनिट में लोगों को बताया है कि भाई केजी हो सकता है, टन्स हो सकता है, सैक हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो एक यूनिट का कॉस्ट पता चलेगा। एक यूनिट का कॉस्ट पता चलेगा, हम लोग को उसका प्राइस रखने में क्या होती है, आसानी होती है। कोई लिखा है देखो एलिमेंट वाइज कॉस्ट, हर एलिमेंट का आपको कॉस्ट मालूम पड़ रहा है कि भाई अपने मटेरियल पे कितना खर्चा करे, लेबर पे कितना खर्चा करे, फैक्ट्री ओवरहेड में कितना खर्चा करे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा करे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा करे। तो हर एक एलिमेंट का आपको कॉस्ट मालूम पड़ता रहता है टोटल, वो आपको बहुत काम का है। फिर आप लोग उसको परसेंटेज वाइज कर सकते हैं कि भाई आपके टोटल अमाउंट का, सेल्स के अमाउंट का मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा,
बराबर ना, मतलब परसेंटेज दोनों का। तो उस परसेंटेज कंपैरिजन भी हम लोग इससे कर सकते हैं। फिर सेलिंग प्राइस फिक्स करने में काम आएगा, क्योंकि हम लोग अगर एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, तो हम लोग सेलिंग प्राइस हमारे प्रॉफिट जितना हमारा डिज़ायर है उसके हिसाब से हम लोग उसको ऐड करके हम लोग हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत लोग क्या होते हैं, गलती यही कर लेते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस लोग को पता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लोग सोचेंगे भाई एक चलो हम लोग खुद चिप्स की फैक्ट्री चालू करते हैं, तो इतने सारे कॉस्ट हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, बहुत सारे कॉस्ट को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, तो उससे कंपनी की इसमें लॉस में जा सकती है। इसमें क्या होता है, हर एक कॉस्ट को आप स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड करते जा रहे हो। फिर आगे आप लोग का कॉस्ट एस्टिमेट करने में काम आया आप लोग को, और कॉस्ट कंपैरिजन करने में भी काम आएगा भाई कि आपका कॉस्ट कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, किसको कम कर सकते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग को बहुत काम आती है कॉस्ट शीट बनाने में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आप लोग को, वो एग्जांपल आप लोग समझ लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग और क्लियरिटी और आप लोग को और समझ में आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि भाई आप लोग को बेसिक से लेकर एडवांस तक और कंसेप्ट क्लियर करते करते आगे लेके जाऊँ, क्योंकि जैसे आप लोगों ने बता चुका हूँ मैं कि हमारा मिशन है क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उसको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है क्या, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर पे भी या हर चैप्टर पे भी मैं 10-10 वीडियो 8-10 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या कम में कवर हो तो कम में, लेकिन ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि 8-10 में रुक जाऊँगा, उससे ज़्यादा भी लगेंगे तो उससे ज़्यादा भी बनाने की कोशिश रहेगी मेरी। इसलिए आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट करके बताते रहिए कि कैसा आप लोग को लग रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक मिल्क प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री है, मतलब फैक्ट्री में मिल्क बनता है, इस पैक्ड इन हाफ लीटर सैचे, हाफ लीटर के थैली में आती है, जैसा अमूल आता है हाफ लीटर की थैली में। 100 सैचे आर पैक्ड इन ईच मेटलिक रियूजेबल कंटेनर, और जो 100 सैचे 100 पैकेट जो बनती है वो एक बड़े मेटल कंटेनर में रखा जाता है, मतलब एक बड़े मेटल कंटेनर में 100 पैकेट रखे रहेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, बराबर ना। मिल्क डेपो तक जाता है वो, मतलब जहाँ से मिल्क बिकेगा। इन एयर कंडीशन ट्रक, एयर कंडीशन ट्रक में आते हैं वो। रेफ्रिजरेटर इन डेपो, उसको डेपो के अंदर जहाँ पे जाएगा वो वहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीजर में रखा जाता है उसको। एंड सोल्ड इन रिटेल, फिर रिटेल में बेचते हैं, जैसे लोग होलसेलर लोग या डेपो से लेके आते हैं, हर दुकान पे बेचते हैं। तो क्लासीफाई द आइटम्स एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब लिखा है देखो, कॉस्ट ऑफ सैचे, सैचे मतलब जो प्लास्टिक का पैकेट है वो उसके लिए ज़रूरी है, वो प्लास्टिक के जो पैकेट में वो दूध आ रहा है आपका, उसको प्लास्टिक के पैकेट वगैरह आप बेच सक पाओगे क्या इस इंडस्ट्री के हिसाब से? नहीं बेच पाओगे। तो वो आप लोग का प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, उसको हम लोग प्राइमरी पैकिंग मटेरियल बोलते हैं, इसलिए वो आपके लिए बेचने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप लोग का कहाँ जाएगा वो, फैक्ट्री ओवर्ड में, प्रोडक्शन ओवर्ड में, या तो डायरेक्ट मटेरियल में आप लोग लेोगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अब कंटेनर में जो स्टील जो लोखंड का टीन का उन्होंने डब्बा रखे वो आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है, उसके बगैर आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, उसके बगैर प्रोडक्ट को क्या बोले स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उसको संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खाली आप लोग को एक साथ देने में आसानी होती है, इसलिए आप उसको रखते हैं। तो इसलिए उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन जो पार्ट है वो आप लोग का प्रोडक्ट पहुंचाने का पार्ट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो उसको आप लोग रिलेट टू फिनिश गुड्स है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। फिर क्या लिखा है, रेफ्रिजरेशन कॉस्ट, उसको रेफ्रिजरेट करने का, तो मतलब उसका स्टोरेज का कॉस्ट है, बराबर ना। तो स्टोरेज भी किस लिए होता है, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा। नेक्स्ट है डेपो एक्सपेंसेस, डेपो मतलब जहाँ वो आपका जाकर क्या बोलते हैं मिल्क स्टोर हो रहा है वहाँ का एक्सपेंसेस, वहाँ के स्टाफ, वहाँ की रेंट वगैरह, तो ये मार्केटिंग कॉस्ट है, और वो भी कहाँ आएगा आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वो सेलिंग के लिए पार्ट है, बन तो गया प्रोडक्ट, बराबर ना, वो सेलिंग के पार्ट है। क्लियर है। आगे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब सिंपल एडवर्टाइजिंग कर क्यों करते हैं हम लोग, सेलिंग के लिए, तो वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये पार्ट आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। एक चीज़ मैं इसमें भूल गया हूँ, वो आप लोग को अभी बता देता हूँ मैं, लेकिन जब हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट आएगा, कॉस्ट शीट आएगी, तब हम लोग उसको डिटेल में करने वाले हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट शीट यूज़ होती है पर यूनिट के लिए ही यूज़ होती है और एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होती है। तो वो चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग का एक बोलते ना पार्ट जो मैंने मिस किया था वो आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। देखिए यहाँ पे था शायद वो, ये आप लोग यहाँ पे भी देखो, ये फॉर्मेट आप लोग इसको दिमाग में रख सकते हैं। ये आपको चाहिए तो ये नोट्स आप लोग मतलब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इतने का, ठीक है। अब आते हैं आगे, जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था वो शायद यही है। हाँ, जब भी एग्जाम में हम लोग को क्लोजिंग फिनिश गुड निकालना है, क्या निकालना है, क्लोजिंग फिनिश गुड। देखो आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप लोग को ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग क्या करना है, लेस करना है। तो क्लोजिंग फिनिश गुड के अगर आप लोग को वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमेशा रखना यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझो एग्जांपल आप लोग का फिनिश गुड 10,000 बच गया था, बराबर है, बच गया है, तो उसको उसकी कीमत किस हिसाब से लेने का है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे बोलते हैं कॉस्ट ऐड बड़े होंगे, तो उसको हमेशा किस हिसाब से लेने करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जो पर यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसके हिसाब से ही लेना है उसको। मतलब
अगर आपका फिनिश गुड है, ये फिनिश गुड है, इसका अमाउंट मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका अमाउंट नहीं मालूम है, सिर्फ क्वांटिटी मालूम है कि 10,000 क्वांटिटी बची, तो उसका अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट कैसे निकलेगा? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा पर टोटल या पर यूनिट, वो कैसा आता है कि टोटल अमाउंट को आप लोग टोटल यूनिट प्रोड्यूस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पर मिलेगा, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब जब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग को और डिटेल में चीज़ें समझ में आएगी। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके। थैंक यू वेरी मच।